हमारी खास पेशकश 1971 शौर्य की विजय गाथा और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 1971 के युद्ध का जब जब जिक्र आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गर्व की अनगिनत तस्वीरें जहन में उतर जाती हैं। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करिश्मा था और दुनिया ने उस दिन भारत को एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन शौर्य और गर्व की इस कहानी के अनगिनत हीरो हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीरों की वीर गाथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खास पेशकश। दिसंबर 1991 ये वो तारीख है जो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लिए कभी नहीं भूलने वाली है। भारतीय इस दिन को बड़े ही गौरव और सम्मान के साथ विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, तो पाकिस्तानी भी 16 दिसंबर को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये वही तारीख है जो पाकिस्तान को हमेशा उसकी फजीहत याद दिलाती है। विजय दिवस भारतीयों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हर साल भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और साहस को सम्मान देने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया। इस युद्ध में पाक को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, जबकि भारत ने ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। देखिए पाकिस्तान के आत्मसमर्पण और भारत के विजय दिवस पर यह खास पेशकश। जरा ये तस्वीरें गौर से देखिए। 1 2 नहीं, 100 200 भी नहीं, 1000 2000 भी नहीं, पूरे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की ये तस्वीरें उस इतिहास की गवाही हैं जहां झांकने पर पाकिस्तान के पुराने घाव हरे हो जाते हैं और हिंदुस्तानियों की बाँछें खिल जाती हैं, क्योंकि ये शौर्य का स्वर्णिम साल था। पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी के साथ अपने हथियार सौंपते इन पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें आज भी पाकिस्तानियों को जरूर देखनी चाहिए, जो बात बात पर परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं। हताश और निराश पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी के शब्द पाकिस्तान को याद रखने चाहिए कि ये खेल है। खेल में कोई हारता है, कोई जीतता है। जिंदगी बचाने के लिए आत्मसमर्पण जरूरी था। It does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it in good grace. Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. Could you have fought on? We could have fought on for a long time, not less than 30 days. हिंद की सेना के शौर्य की ये कहानी भले ही 52 साल पुरानी हो, लेकिन आज भी जब इसकी यादें जहन में तस्वीरें बनकर तैरती हैं तो जोश कई गुना बढ़ जाता है। 16 दिसंबर 1971 को आधुनिक हथियारों और सैन्य साजो सामान से लैस 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना की अदम्य साहस और वीरता के आगे घुटने टेक दिए थे। इसके साथ ही दुनिया के मानचित्र में बांग्लादेश नाम से एक नए देश का उदय हुआ। पाकिस्तान की इतनी भारी भरकम फौज को आत्मसमर्पण के लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। पाकिस्तानी फौज के कमांडर जनरल नियाजी को मनाने की जिम्मेदारी भारतीय सेना के पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल J.F.R. जैकब को दी गई थी। वे जैकब ही थे जिन्हें मानेकशॉ ने आत्मसमर्पण की व्यवस्था करने ढाका भेजा था। उन्होंने ही जनरल नियाजी से बात कर उन्हें हथियार डालने के लिए राजी किया था। जैकब भारतीय सेना के यहूदी योद्धा थे। जब अप्रैल में बांग्लादेश से भारत आने वाले शरणार्थियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि सीमावर्ती राज्यों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को अपने ऑफिस बुलाया। बैठक के बाद मानेकशॉ ने अप्रैल के शुरू में पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल J.F.R. जैकब को फोन कर कहा कि बांग्लादेश में घुसने की तैयारी करिए,
क्योंकि सरकार चाहती है कि हम वहां तुरंत हस्तक्षेप करें। जीएफआर जैकब ने मानेकशॉ को बताने की कोशिश की कि हमारे पास पर्वतीय डिवीजन है, हमारे पास कोई पुल नहीं है और मानसून भी शुरू होने वाला है। हमारे पास बांग्लादेश में घुसने का सैन्य तंत्र और आधारभूत सुविधाएं नहीं है। जैकब ने कहा कि अगर हम वहां घुसते हैं तो यह पक्का है कि हम वहां फंस जाएंगे। इसलिए उन्होंने जनरल मानेकशॉ से कहा कि इसे 15 नवंबर तक स्थगित किया जाए, तब तक शायद जमीन पूरी तरह से सूख जाए। Mr. Gandhi and the government were pushing Manekshaw to move in. Manekshaw was pushing me. He rang me 3 times. I gave him the reasons. I said, look, we are mountain divisions. We don't have any bridges. There are many rivers to cross. The monsoon is about to break. There's no logistics and we need time to prepare. So we don't have transport. So he said, send me a brief. So I sent a brief by hand of Brigadier Setna, and Mrs. Gandhi met him in the operations room with the finance, defense and external affairs ministers and 1 or 2 of the IAS. And Sam read out my brief and Mrs. Gandhi said, okay, I accept it, you can move after. मैं बिल्कुल टेंस नहीं था, मुझे कोई शक नहीं थी, कोई शक नहीं था कि क्या होगा। मैंने प्लान किया था पहले, 7 महीने से प्लान किया था, काफ़ी फौज थी और मुझे कोई शक नहीं था कि क्या करेंगे। डे बाय डे मेरा प्रोग्राम था कि आज इधर होंगे, कल इधर होंगे, परसों इधर होंगे। जनरल मानेकशॉ ने तत्काल इसकी जानकारी इंदिरा गांधी को दी और कहा कि हम पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई को बरसात के बाद करेंगे, जिसके बाद भारतीय सेना को अपनी तैयारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय भी मिल गया। जैकब के नेतृत्व में भारतीय सेना ढाका की तरफ आगे बढ़ी। 13 दिसंबर को सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ के आदेश के बाद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के सभी शहरों पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। 16 दिसंबर को मानेकशॉ ने फोन कर जैकब से कहा कि ढाका जाकर पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की तैयारी करवाइए। जिसके बाद जैकब ढाका पहुंचे तो उनकी कार पर मुक्ति वाहिनी के सैनिकों ने हमला बोल दिया, क्योंकि वे पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की कार में सवार थे। लेकिन जब उन्होंने उतरकर अपना परिचय दिया तब वे चले गए। कैंप में गया तो वहाँ सब सूबेदार मेजर और सरदार थे। तो जब मैं गया, मैंने सूबेदार मेजर साहब, पाकिस्तान सूबेदार मेजर साहब के हाथ मिलाया। मैंने कहा साहब मैं देख सकता हूँ? आप कहते तो साहब देखे। और वही सवाल हमेशा जो मेरे जवानों से पूछता हूँ वही पूछा कि साहब पलंग में खटमल तो नहीं है? कि नहीं साहब। मच्छरदानी है? मच्छर तो नहीं। हाँ साहब। मैं लंगर में जा सकता हूँ? लंगर में गया, वो जवान रोटी कूट रहा था जैसा अपने करते, उससे बोल मैं खाना टेस्ट कर सकता हूँ। फिर लेट्रीन में गया, वहाँ पाकिस्तानी भंगी काम करता था। मैंने हाथ मिलाया, उसने इनकार किया कि मेरे साथ हाथ भी नहीं मिलाएगा। तो उसने हाथ मिलाया। जब हम वापस आ गए तो वो सूबेदार मेजर साहब मुझे कहते हैं कि हजूर आप गुस्ताखी माफ़ करेंगे। मैं कहा आप सूबेदार मेजर साहब हैं, जो मर्जी है कहें। कहता अब हमें मालूम हो गई साहब कि आपकी फ़ौज क्यों जीती है। आप आए, आपने हमसे पूछा खाना ठीक है, खटमल तो नहीं है, मच्छरदानी है वगैरह। भंगी के साथ भी आपने हाथ मिला। हमारे साहब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। जो कैदी थे उनका बहुत अच्छी तरह बर्ताव किया उनके साथ। ढाका में मौजूद पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने पहले तो आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों और उनके परिवारों के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा और आपके साथ भी एक सैनिक जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। नियाजी फिर भी नहीं माने। तब जैकब ने कहा कि मैं आपको जवाब देने के लिए 30 मिनट देता हूं। अगर आप इसको नहीं मानते तो मैं लड़ाई फिर से शुरू करने और ढाका पर बमबारी करने का आदेश दे दूंगा। तकरीबन 10-11 दिन के बाद मैं बिल्कुल मेरे मन में कोई शक नहीं था कि अभी लड़ेंगे, सरेंडर करेंगे। और मैंने सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था। ये सरेंडर डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था। मैंने
मिस्टर हक्सर जो थे प्राइम मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरी, उनको भी दिखाया था। मिस्टर KB लाल जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनको भी दिखाया था। और जब बिल्कुल अंत में हो गया, उस वक्त मैंने ये सरेंडर डॉक्यूमेंट टेलीफोन पे ईस्टर्न आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ को डिक्टेट किया और मैंने कहा ये 4 कॉपी बनाओ इसकी। 1 कॉपी न्याजी को देना, 1 जनरल जगजीत सिंह साहब को देना और 2 मेरे पास भेज देना। 1 सरकार को दूंगा और 1 मेरे दफ्तर में रहेगा। और फिर मैंने जगजीत सिंह को ये भी कहा था, आई टॉक टू हिम इन इंग्लिश, कि ये तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, जब तू सरेंडर लेने जाएगा, टेक योर वाइफ विथ यू। तो सब लोग कहते यस टेक योर वाइफ, इट्स अ बिग डे इन हिज लाइफ। इसके बाद जनरल नियाजी ने खुले मैदान में पिस्टल निकाली और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को दे दी। नियाजी की आंखों में आंसू थे। मौके पर मौजूद भीड़ नियाजी को मार डालना चाहती थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें जीप पर बैठाया और सुरक्षित जगह पर ले गई। मुझे बुला के पूछा, देखो 7th फ्लीट के पास है न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। मगर वो कभी कर नहीं सकते, कभी नहीं इस्तेमाल करते, उनका अपना मुल्क नहीं बर्दाश्त करेगा। तो फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, अच्छा जो वो अपनी फ़ौज वहाँ लाएंगे, तो मैं कहा मुझे बिल्कुल डर नहीं है। फिर तो मैं अपने आप को कहूँ मैं सबसे बड़ा जनरल बना हूँ कि पाकिस्तान को भी हराया और अमेरिकन को भी हराया। वो नहीं लड़ सकते, उनके पास टेक्निकल सामान बहुत है, सब चीज़ है, मगर मैन टू मैन नहीं लड़ सकते किसी और मुल्क में। उनको लड़ने का क्या मतलब, उनको क्या था? मुझे बिल्कुल डर नहीं था। एक समय था जब आजादी के बाद भारत को लोग कमजोर देश समझते थे, लेकिन उसके बाद देश लगातार मजबूत होता गया और जब भी दुश्मन ने हमारी तरफ नजरें उठाई हैं तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। इसी का परिणाम है कि भारत आज एक ऐसी मजबूत स्थिति में खड़ा है कि कोई भी दुश्मन देश हमें आंख दिखाने से पहले 10 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लोंगेवाला का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हुआ मुख्य युद्ध था। यह पश्चिमी क्षेत्र में लड़ा गया पहला बड़ा युद्ध था, जो आक्रमणकारी पाकिस्तानी बलों और भारतीय रक्षकों के बीच लोंगेवाला में हुआ था। इस 2 दिन की जंग में पाकिस्तानी की पूरी रेजिमेंट खाक हो गई थी और पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लौटना पड़ा था। सीमा का गौरव लोंगेवाला। 1971 में लहराया जीत का तिरंगा। सैनिक कम थे लेकिन हौसले बुलंद। 2 दिन की जंग में खाक हुए पाकिस्तानी टैंक। पाक टैंकों की कब्रगाह बना था लोंगेवाला। साल 1971। स्थान जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके से सटी दुर्गम भारत पाक सीमा और मौका जब पाक ने अपने नापाक इरादों के चलते भारत की सीमा पर हमला बोल दिया था। भारत की इस कमजोर सीमा पर हमले के साथ पाकिस्तानी सेना की मंशा थी कि रात को हमला किया जाए और सुबह का नाश्ता जैसलमेर में, दोपहर का भोजन जोधपुर में और रात का खाना दिल्ली में। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था
कि संख्या में भले ही सीमा पर सेना कम थी, लेकिन इनके हौसले किसी भी दुश्मन को पस्त करने के लिए भरपूर थे। और इन्हीं भरपूर हौसलों की बानगी ही थी कि टैंक और पैदल रेजिमेंट के साथ पूरे संसाधनों सहित लोंगेवाला सीमा पर पहुंची पाक सेना को उल्टे पांव ही लौटना पड़ा। जब 638 से क्रॉस किया उन्होंने, तो हमारी पेट्रोल ने हमारे को बताया कि आपके ऊपर अटैक आ रहा है, आर्मड रेजिमेंट है, उसके साथ काफ़ी इन्फेंट्री है। तो वो हमारे सामने जो कब्रिस्तान था गटारू साइड में, वहाँ से उनका ब्रिगेड पूरा, जो पहले सबसे पहले आर्मड ब्रिगेड था आगे, वो आकर ठीक 3 बजे आकर इधर डिप्लाई हो गया आगे हमारे पूरे के पूरे टैंक। उसके बाद 4:30 बजे तो उन्होंने हमारे ऊपर, हमारी गाड़ियाँ 2 खड़ी थी, हमारी बैरक थी, 2-3 लंगर था, उन्होंने वो उड़ा दिया। उसके बाद हमने भी फायर शुरू कर दिया, 81 मोटर का फायर किया, RCL का फायर किया। तो उन्होंने क्या, टैंक जो है इस एरिया में, इस पूरे में खिंडने शुरू हो गए। जब वो हेलीपैड साइड में ग्राउंड में टैंक चले गए, कुछ टैंक दूसरी राइट साइड में, बॉर्डर की साइड में चले गए हमारी तरफ, तो काफ़ी उन्होंने मतलब इधर हमारे हौसले, तो जितने जवानों के बुलंद थे, जो हमारा ट्रुप था, वो भी हमारे को भी हौसला था, हमारे भी गुरु का उसमें जोश था कि देश सेवा बर्म यह है शुभ कर्म ते कब हूँ न डरूँ, ना डरूँ और सो जब जाए लरूँ, निश्चय कर अपनी जीत करूँ, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न शादे खेत। तो हमारे ट्रुप में पूरा जोश था। पोस्ट पर, लोंगेवाला पोस्ट पर 23 पंजाब की एक कंपनी तैनात थी, जिसकी नफरी थी 120 करीब, और दिन में एक 7 की पेट्रोलिंग की हुई थी। उस पेट्रोलिंग में मेजर कुलदीप सिंह था, ना मेजर कैप्टन धर्मवीर सिंह था, और उनके साथ में मैं था। पूरा बॉर्डर रेकी करा के उनको बॉर्डर दिखा करके हम वापस आ गए थे, और धर्मवीर सिंह मेजर उधर पेट्रोलिंग में थे। फिर रात को 10-11 बजे उन्होंने वहाँ से वायरलेस पे बताया कि पाकिस्तान की नफरी बॉर्डर क्रॉस कर रही है और बहुत ज़्यादा तादाद में टैंक वगैरह। फिर इधर से मेजर कुलदीप सिंह जी ने अपनी कंपनी को स्टैंड कर दिया, पूरे मोर्चे पकड़ लिए। रेगिस्तान में लोंगेवाला की लड़ाई 5 और 6 दिसंबर 1971 को लड़ी गई थी। इस लड़ाई के दौरान 23वीं पंजाब रेजिमेंट के 120 भारतीय सिपाहियों की टोली ने पाकिस्तानी सेना के 2 से 3 हजार फौजियों के समूह को धूल चटा दी थी। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। रात को करीब हम 12 बजे मोर्चे में चले गए, सभी आदमी, जैसे हमारे को ऑर्डर मिला है हम मोर्चे में चले गए और गोलियां चलाते रहे, जितना हमारा तो हथियार था चलाते रहे। करीब 5:45 बजे जहाज आए और उन्होंने हमारे देखा भी इधर है आदमी, और चांदपुर सामने बोला हमारे टैंक नहीं है, टैंक बर्बाद करो। उनके पास टैंक बर्बाद किए 2-4 हमारे पास ही, तो 50 गज पर टैंक बर्बाद किए। उनका दिल टूटा, हौली हौली पीछे जाने पड़े। इधर से 15 किलोमीटर बॉर्डर पीछे है, 15 किलोमीटर पीछे, उसका भी 15 किलोमीटर पीछे, 30 किलोमीटर तक पाकिस्तान को छोड़ के आए। एयरफोर्स 2 जहाज जाते थे, 2 आते थे। हम मोर्चे इसको पोस्ट को छोड़ेंगे नहीं, इधर जहाँ तो शहीद होंगे जहाँ जीतेंगे। चांदपुरी साहब ने बोला था कि अगर मैं भागूँ तो मेरे बेशक गोली लगा दो, हमने इधर लड़ करके मरना है। हम उसे जकारे लगाते रहे, बोले सो ने हल्के शोर डालते रहे। उनको ऐसे भुलेखा लगा कि इनकी फौज इधर बहुत है जो भागी नहीं इसमें, तो हम अपने जो हमारे पास हथियार से फायर करते रहे, जकारे लगाते रहे। जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर सीमा के पास स्थित है तनोट माता का सिद्ध मंदिर। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर बने तनोट माता के मंदिर से भारत पाकिस्तान युद्ध की कई अजीबो गरीब यादें जुड़ी हुई हैं। यह मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। यहाँ तक मान्यता है कि माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस घटना की याद में तनोट माता मंदिर के संग्रहालय में आज भी पाकिस्तान की ओर से दागे गए जीवित बम रखे हुए हैं। हजारों गोले बरसाए गए 4 दिन के लिए। एक बड़ा गोला 20 मीटर से 25 मीटर के एरिया में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। वाकई अगर वो बम फटते तो वो मंदिर, छोटा सा तो मंदिर है, उसके तो परखच्चे उड़ जाते। लोंगेवाला की उस ऐतिहासिक जीत को वापस ताजा करने और युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जैसलमेर में
कई तरह के आयोजन होते हैं और आमजन के बीच गौरव क्षणों को साझा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।